तो देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने टॉर्क ऑन अ डाइपोल सीखा था और उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली थी ड्यू टू डाइपोल। अब यहाँ पर एक चीज और निकालेंगे डाइपोल के कारण, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल कितना होता है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने पहले से ही पूरा डेरिवेशन नोट नोट करके रखा है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये सेम वैसा ही डेरिवेशन है जैसा आप इलेक्ट्रिक फील्ड में देख चुके हैं ना, ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले पोटेंशियल के लगेंगे यहाँ पर, है ना। इसलिए पहले ही से लिखा, मैंने सोचा अननेसेसरी लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। तो इसको आप लोग इस तरीके से लिख लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। समझना बड़ा ही आसान है, बहुत आसानी से आप इन डेरिवेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। देखो कैसे। केस वन, एट एन एक्सियल पॉइंट। अब याद करो बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ाया गया था वहां भी एक्सियल पॉइंट पे निकाला था पहला, मतलब तीन केसेस पढ़े थे हमने, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और आपका बच्चों कौन सा पॉइंट, एनी पॉइंट, है ना। यहाँ पे भी पोटेंशियल तीन जगहों पे निकालेंगे, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट एट एनी पॉइंट। लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज आएगा, वो चेंज क्या आएगा वो मैं आपको समझाता हूँ, है ना। तो सबसे पहले एक्सियल पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो आपको पता ही है बच्चों कि ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, हम इजियर डेरिवेशन के लिए 2l लेते हैं ना। तो मिड पॉइंट से अगर हम देखें तो ये दूरी नेगेटिव चार्ज से मिड पॉइंट से l हो गई, और मिड पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज की दूरी भी l हो गई। अब क्या है कि हमने मिड पॉइंट से, मान लो ये एक्सिस है जो दोनों चार्ज से पास होता है, वो तो एक्सियल लाइन होती है ना बच्चों। तो इस एक्सियल लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा P, उसको हम एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। तो आप देखो यहाँ से मिड पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से ये जो P पॉइंट है एक्सियल लाइन पर, इसकी जो दूरी है वो हमने R ले ली है, ठीक है बच्चों। तो अब हमें इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू डाइपोल। अब वैसी बात है, इस P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो दो चार्जेस की वजह से होगा। मतलब हम यहाँ पे इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो मैंने यहाँ पे V प्लस लिख दिया, और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो मैंने V माइनस लिख दिया। तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल इन दोनों का सम होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल। अच्छा, ये डिस्टेंस भी आप देख लें। जो पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस होगी बच्चों P से, ये वाली जो रेड कलर में लिखी हुई है, तो देखो ये मिड पॉइंट से ये दूरी R थी, और पॉजिटिव चार्ज और मिड पॉइंट के बीच की दूरी है L। तो ये कितनी बची बच्चों, R माइनस L। और नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की टोटल डिस्टेंस 2L है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मिड पॉइंट से ये दूरी R है, मिड पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज की दूरी L है। तो ये बची हुई दूरी कितनी हो गई बच्चों, R माइनस L। वैसे नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P की, तो मिड पॉइंट से ये R दूरी पर है, और नेगेटिव चार्ज से ये मिड पॉइंट L दूरी पर है। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P की R प्लस L, है ना। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमने डिस्टेंसेस कैसे, ये वैसे ही है जैसा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी निकाला हुआ था डिस्टेंसेस, है ना। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाए, पॉजिटिव चार्जेस से दूरी R माइनस L है, तो इसके कारण P पॉइंट पर, पॉजिटिव चार्ज के कारण P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखना हम जानते हैं बच्चों, इसको V एक्सियल लिखा है, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, के क्यू अपॉन R माइनस L, है ना। क्योंकि प्लस क्यू से ये दूरी R माइनस L है, इसलिए के क्यू अपॉन R माइनस L लिखा है। माइनस आपका ये जो माइनस क्यों लगाया, बीच में प्लस था, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ये हम सब पढ़ चुके हैं ना बच्चों पॉइंट चार्जेस में। इसलिए यहाँ पे जब के क्यू में क्यू रखा जाएगा वो साइन के साथ रखा जाएगा, तो माइनस क्यू रखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस के क्यू अपॉन माइनस क्यू से ये दूरी है R प्लस L, तो ये R प्लस L लिखा गई, है ना। अब इसको आप सॉल्व करो, वैसे ही सॉल्व करना है, इसमें तो स्क्वायर भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो यहाँ स्क्वायर होता था बच्चों। तो डायरेक्ट एलसीएम ले लो आप। तो V एक्सियल इक्वल्स टू, दोनों में से के क्यू कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस R माइनस L, और यहाँ बचेगा माइनस 1 अपॉन R प्लस L। तो एलसीएम लोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा R प्लस L, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो R माइनस L और विथ माइनस साइन, तो माइनस R, और जो माइनस वाला वो प्लस बन जाएगा L, अपॉन में A प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई A माइनस बी, है ना। ऐसे ही चल रहा है ना। तो ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो देखो ये एलसीएम लिया है, बेसिक मैथ्स लगाया है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से ये R प्लस एल या R माइनस एल ऊपर चला गया, उसको आप सॉल्व करोगे और नीचे बचेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो देखो ये R और माइनस R कैंसिल हो जाएगा, L प्लस L जो है वो 2L हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे, तो ये ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया के क्यू बाहर था, ऊपर बचा 2L, और नीचे बचा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, है ना बच्चों। इसके बाद इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो Q को जो है वो 2L के साथ लिखो, तो के ब्रैकेट में Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि Q इंटू 2L वन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, वो क्या होता है बच्चों,
डाइपोल मोमेंट, इसलिए इसको डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिख पाए, इसलिए Q इंटू 2L को साथ में लिख दिया है। तो Q2L जो है वो डाइपोल मोमेंट है, तो यहाँ पे मैंने P लिख दिया। तो ये हो जाएगा KP अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये फॉर्मूला आ गया, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला। या फिर K को आप क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका जो फॉर्मूला है ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है ना, ये हर जगह पे एप्लीकेबल है, चाहे आप किसी भी डाइपोल में, किसी भी तरीके के डाइपोल में एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले, है ना। लेकिन जैसा कि हमने वहां पे एजम्पशन लिया था, ज्यादातर अधिकतर केस जैसे मैंने आपको बताया कि डाइपोल जो है वो मॉलिक्यूलर सेपरेशन में होते हैं, उनके बीच का सेपरेशन जो होता है, तो ये जो L है 2L है ये R से बहुत छोटा होता है, तो शॉर्ट डाइपोल होते हैं, इनको शॉर्ट डाइपोल कहा जाता है। तो फिर से यहीं पे वही बात कि हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे, तो फोर शॉर्ट डाइपोल जो ये दूरी होगी ये इसके लेंथ से बहुत बड़ी होगी, तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L। तो आप R के कंपैरिजन में L को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे इस L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो, तो L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो देखो क्या फॉर्मूला बचेगा, KP अपॉन आर स्क्वायर, या फिर K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे, अब ये शॉर्ट डाइपोल वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, तो आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है और कैसे डेरिवेशन किया है ना। सिंपल डेरिवेशन है, वैसे ही है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का था, वहां पे स्क्वायर भी होता था नीचे होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं ना। तो फाइनल फॉर्मूला याद रखेंगे कि डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है KP अपॉन आर स्क्वायर या P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक, अब देखो बच्चों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो रेड कलर में लिखा गया है ये तो सॉल्यूशन का पार्ट है, सिर्फ आप क्वेश्चन के लिए ब्लैक पार्ट देखें पहले तो, है ना। तो देखो आपके पास एक डाइपोल है -Q प्लस Q, और इसका मिड पॉइंट है यहाँ पे बच्चों इस तरीके से, है ना। और इसका डाइपोल मोमेंट ये P दिया हुआ है आपको, P दे दिया उसने, है ना, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बोला गया है कि ये जो -Q प्लस Q का डाइपोल मोमेंट है वो P है। और उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया है बच्चों प्लस Q के राइट साइड, तो ये बोला गया है कि मिड पॉइंट से 2 मीटर की दूरी पर है ना, प्लस Q से राइट साइड है, तो मिड पॉइंट से कितने मीटर की दूरी पर है ये आपको बता दिया 2 मीटर्स की। और मिड पॉइंट से आपका एक जो बच्चों क्या है यहाँ पे बी पॉइंट है ना, ये नेगेटिव Q के पास है, देखो एक्सिस के साइड लेफ्ट साइड, नेगेटिव Q के लेफ्ट साइड एक पॉइंट है B। इस बी पॉइंट, जो ये बी पॉइंट है ये मिड पॉइंट से 1 मीटर की दूरी पर है, तो मतलब ये डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट P आपको दिया हुआ है, प्लस Q से राइट साइड मिड पॉइंट से एक पॉइंट A है जिसकी दूरी मिड पॉइंट से कितनी है बच्चों 2, और नेगेटिव चार्ज के लेफ्ट साइड एक पॉइंट B है जिसकी मिड पॉइंट से दूरी है 1 मीटर। अब उन्होंने बोला कि फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम A टू B। तो हम A से B, अब ये रेड कलर का जो पोर्शन है ये सॉल्यूशन के लिए, तो आपसे पूछा गया है कि हम A से B अगर इस रेड कलर के पास से Q चार्ज, स्मॉल Q चार्ज को ले जाएंगे तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हमें मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था साइन में गड़बड़ होती है, कंजर्वेटिव और का फॉर्मूला अलग हो जाता है, थोड़ा सा साइन का अंतर आता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो याद रखना। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स बोल दिया, मतलब आपको वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है इन मूविंग स्मॉल Q चार्ज फ्रॉम A टू B। अब बच्चे इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि भाई वर्क डन बाई कंजर्वेटिव का फॉर्मूला हम जानते हैं, -Q डेल्टा V, है ना बच्चों। मतलब आपको याद होगा कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव का जो मेन फॉर्मूला था वो माइनस डेल्टा यू था, और डेल्टा यू को आप Q इंटू डेल्टा वी लिख सकते हो, है ना, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया -Q इंटू डेल्टा वी, ये वर्क डन बाई कंजर्वेटिव है। डेल्टा वी मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो यहाँ पे डेल्टा वी होता फाइनल कहाँ पे B, तो VB माइनस VA, बट एक्स्ट्रा माइनस साइन बाहर है तो माइनस अंदर ले जाओगे तो VB माइनस VA था तो VB माइनस हो जाएगा और VA प्लस हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना -Q डेल्टा V, और इसको ऐसे लिख सकते हैं Q डेल्टा V मतलब फाइनल पॉइंट A से B जाना है तो फाइनल पॉइंट VB है माइनस इनिशियल पॉइंट A है तो माइनस VA, लेकिन ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो VA वाला प्लस हो जाएगा और VB वाला माइनस हो जाएगा, तो इस माइनस साइन को अंदर ले जाके भी लिखा हुआ है ना। तो ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है जो हमसे पूछा गया है A से B के बीच में।
तो ए और बी पे पोटेंशियल निकालना है बच्चों। अब मिड पॉइंट से किसी भी आर दूरी पर पॉइंट पी पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, केपी अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने लिखा, तो ए से मिड पॉइंट से कितनी दूरी है बच्चों, 2 मीटर, तो केपी अपॉन आर स्क्वायर लिखो। तो वी ए जो हो जाएगा वो केपी अपॉन, ये आर की वैल्यू 2 है ए पॉइंट के लिए, मिड पॉइंट से है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, और वी बी जो लिखा बच्चों वो उससे मिड पॉइंट की दूरी है 1, तो आप लिखो केपी अपॉन 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर आप ये वैल्यूज यहाँ डालोगे तो ये हो गया वी ए केपी अपॉन बाई 4 माइनस वी बी केपी अपॉन बाई 1, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये 1 माइनस 4 हो जाएगा, तो -3 केपी क्यू बाई 4, ये आंसर आता है। अच्छा, ये आंसर ऑप्शन में होता है बच्चों, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये मैंने काटा हुआ है रेड कलर की पेन से, क्योंकि ये गलत है। ऐसे बच्चे आंसर निकालते हैं, बट दिस आंसर इज रॉन्ग। अब इसमें क्या गड़बड़ है वो देखें आप थोड़ा सा ना, वो हमें समझने की जरूरत है। एक्चुअली में ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि आपने जो पोटेंशियल एट बी लिखा है ना वो गलत लिख दिया है। लेकिन आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला तो यही है, वो तो सही बात है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है मैं आपको बताऊं। आपने देखो जब ये फॉर्मूला अप्लाई किया था तो ये प्लस के पी बाई आर स्क्वायर तब आ रहा है जब ये पॉइंट प्लस क्यू चार्ज के पास है। अगर आप इसका डेरिवेशन माइनस क्यू के पास लेके करें, मतलब ये आर दूरी और ये जो पॉइंट है पी वो आप यहाँ पे लेके करो, या फिर इस पॉइंट को क्यू मान लो, जो भी मानना हो, और आप अगर देखो ये पॉइंट पी नेगेटिव चार्ज के पास किसी पॉइंट पी को लेकर इसको पूरा सॉल्व करो जो आपने डेरिवेशन किया है, तो आप ये पाएंगे कि वी एक्सियल का फॉर्मूला नेगेटिव आ रहा होगा, माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। तो ये बात समझना है कि एक्सियल लाइन में जब हम क्लोजर टू पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, और जब हम क्लोजर टू नेगेटिव चार्ज होते हैं तो पोटेंशियल नेगेटिव आता है। आप डेरिवेशन करके देखना, तो ये फॉर्मूला डेराइव करते हमें समय हमें पता नहीं चलता, तो हम इसी को फॉर्मूला मान लेते हैं। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यही गड़बड़ होती है बच्चों से, है ना, ऐसे क्वेश्चंस में। तो जब आप बी की बात कर रहे हो बच्चों, यहाँ पे पॉइंट बी की बात कर रहे हो, तो बी जो है वो क्लोजर टू नेगेटिव चार्ज है, ए तो क्लोजर टू पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसका पोटेंशियल प्लस है, बट ये जो बी वाला पॉइंट है ये क्लोजर टू नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसका जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये केपी बाई 1 करेक्ट आंसर नहीं है, एक्चुअली में वीवी जो है करेक्ट आंसर वो माइनस केपी बाई 1 का स्क्वायर है, क्योंकि एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां पे बच्चों क्या हुआ है, नेगेटिव क्लोजर टू नेगेटिव चार्ज है ना। ये जब डेरिवेशन करते हो तो आपको आता है, तो आप इसको याद रखो, डेराइव नहीं करने को कह रहा हूं मैं। तो ये याद रखना ऐसा कि पोटेंशियल जब आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में समस्या नहीं जाती है ना, वहां पे तो सेम डायरेक्शन होता है। यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, लेकिन नेगेटिव पोटेंशियल स्केलर होने के बाद नेगेटिव और पॉजिटिव तो हो सकती है ना बच्चों। तो याद रखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के पास हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल आता है और नेगेटिव चार्ज के पास हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल आता है। तो वीबी को हमें केपी बाई 1 स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए, हमें बी क्योंकि नेगेटिव चार्ज के पास है तो वीबी को लिखना चाहिए माइनस केपी बाई 1 का स्क्वायर, नेगेटिव साइन लगा देना चाहिए आपको, है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूले में रखो, ये तो मेन फॉर्मूला है जिसपे अप्लाई करना था। तो क्यू वी ए की वैल्यू है केपी बाई 4, और ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा केपी बाई 1। तो आपका जो नेट वर्क डन आएगा फ्रॉम ए टू बी इन मूविंग क्यू चार्ज, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स, इज 5 केपी क्यू बाई 4 जूल, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 4 एलसीएम आएगा, तो 1 प्लस 4, तो 5 के पी हो जाएगा, और क्यू तो है ही, तो क्यू बाई 4 जूल। तो ये करेक्ट आंसर है। तो बच्चों ये ध्यान में रखना है, ये जो मैंने बताया ये अमूमन गलती करते हैं बच्चे, ये आंसर ऑप्शन में होता है और वहां पे वो आंसर गलत करके आ जाता है। तो इसमें ये याद रखना है कि मैं पॉजिटिव चार्ज के पास हूँ तो पॉजिटिव पोटेंशियल लिखूंगा, और नेगेटिव चार्ज के पास हूँ तो नेगेटिव पोटेंशियल। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ वैलिड नहीं है, ये किसी भी पॉइंट पे आप जाओगे, अगर क्लोजर टू पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, और क्लोजर टू नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल होता है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा बच्चों। तो दिस इज केस नंबर 1 एट एन एक्सियल पॉइंट। तो आप लोग अब स्क्रीन को पॉज करें और पूरा जो डेरिवेशन है और ये न्यूमेरिकल है इसको उतार लें, है ना, पूरा लिख लें, अच्छे से नोट्स बना लें। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पर, और उसमें अब दूसरा वाला डेरिवेशन करेंगे, दैट इज एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप स्क्रीन को पॉज करके इसको लिख लेंगे। अब देखिए, जो मैंने आपको पिछले पेज में बताया कि नेगेटिव चार्ज के पास नेगेटिव पोटेंशियल होता है और पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव, वो नोट मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आपको याद रहे, है ना। तो नोट करके आप जरूर लिख लीजिए
कि if a point lies closer to positive charge of a dipole, then potential due to dipole at that point is plus kp by r square. And if point closer to negative charge, then the potential at that point is minus kp by r square. है ना? तो ये आप नोट याद रखेंगे ताकि आप भूले ना और क्वेश्चन में गड़बड़ ना हो। अब एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा कि ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, मिड पॉइंट है, टोटल लेंथ 2l है। तो मिड पॉइंट से ये लेंथ हो गया माइनस क्यू का l, और मिड पॉइंट से प्लस क्यू का हो गया बच्चों l, है ना? आधा आधा हमने कर दिया 2l को। अब देखो इस इक्वेटोरियल लाइन पर ऐसी बनाते हैं ना, इक्वेटोरियल लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टोरियल पॉइंट भी बोलते हैं ना, बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन है आपकी मिड पॉइंट से पास होने वाली, इसी को आप इक्वेटोरियल एक्सिस बोलते हो, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हो। तो इस पे कोई भी पॉइंट आप पी लोगे बच्चों, है ना, इस तरीके से। तो इस पॉइंट पी पर आप ध्यान से देखो, मिड पॉइंट से मान लो ये पॉइंट आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई बच्चों, ये एल और ये आर, तो ये हो गई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वैसे ये एल, ये आर, तो ये दूरी भी हो गई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इक्वेटोरियल पॉइंट में नेगेटिव चार्ज से और पॉजिटिव चार्ज से दूरी बराबर रहेगी बच्चों, है ना? तो यहाँ पे v इक्वेटोरियल अगर हम लिखेंगे तो ये v प्लस और ये प्लस v माइनस, है ना? वैसे ही निकालना है, प्लस चार्ज के कारण पोटेंशियल और प्लस माइनस चार्ज के कारण पोटेंशियल। तो प्लस चार्ज के कारण v प्लस और माइनस चार्ज के कारण v माइनस। तो यहाँ पे देखो v प्लस के कारण क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर। तो दूरी जो है वो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो के क्यू बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दूरी तो ये है। और माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यू नेगेटिव है तो एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा बाहर, और माइनस के क्यूब अपॉन रूट ओवर, इसकी भी दूरी रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये पूरी क्वांटिटी माइनस में, ये पूरी क्वांटिटी प्लस में, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इक्वेटोरियल पे आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, 0। अच्छा, ये इक्वेटोरियल पॉइंट सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहीं पे भी चले जाए, हमेशा दूरी बराबर बराबर रहने वाली है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, अपोजिट नेचर है, तो पोटेंशियल हमेशा कैंसिल आउट करेगा। यानी कि आप ऐसा वर्टिकल एक प्लेन खींचे जो इक्वेटोरियल लाइन से पास होता हो, इक्वेटोरियल लाइन से पास होता हो, है ना? ऐसा प्लेन एक आप बनाओ इस तरीके से। तो ये जो प्लेन होगा बच्चों, ये जो प्लेन होगा, इसके किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ, देखो इस इक्वेटोरियल लाइन के इधर आगे आ जाओ तो भी सेम दूरी होगी, पीछे चले जाओ तो भी सेम दूरी होगी। तो इस पूरे प्लेन पर ऐसा अगर आपने वर्टिकल प्लेन खींचा है मिड पॉइंट से, तो इस पूरे प्लेन पर कहीं पे भी चले जाओ, पोटेंशियल जो है वो 0 होगा। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है एक्चुअली, और ये ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस है डाइपोल में क्रिएट हो रहा है बिल्कुल बीचों बीच से परपेंडिकुलर, जो क्या है स्टूडेंट, जिसका पोटेंशियल 0 है। तो ये 0 पोटेंशियल वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा। तो इक्वेटोरियल पॉइंट वाला तो सिंपल होता है और आसानी से समझ में आ भी जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब एट एनी पॉइंट की बात करें तो वैसा ही है जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते बच्चों डाइपोल के कारण, तो हम डाइपोल के 2 टुकड़े कर लेते थे ताकि वो पॉइंट एक डाइपोल के टुकड़े के लिए क्या बन जाए, एक्सियल पॉइंट, और दूसरे कंपोनेंट के लिए क्या बन जाए, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हम यही कर रहे हैं, यहाँ पे पी डाइपोल मोमेंट है, उससे एंगल थीटा पे कोई पॉइंट आर दूरी पर, मिड पॉइंट से आर दूरी पर कोई पॉइंट बच्चों यहाँ पर ए है। तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने डाइपोल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। डाइपोल का एक जो अलोंग द आर है, जिसके लिए ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट हो जाएगा, उसका कंपोनेंट थीटा के साथ वाला वो हो गया पी कॉस थीटा, और एक उसके परपेंडिकुलर जिसके लिए ये वाला पॉइंट अब इक्वेटोरियल बन जाएगा, तो उसको मैंने बोल दिया पी साइन थीटा। जिसके साथ थीटा जुड़ा है वो पी कॉस थीटा होता है, ये तो आपको पता ही है, और जिसके साथ थीटा नहीं है वो पी साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है। तो देखो पी कॉस थीटा वाले के लिए ये जो पॉइंट है ए, ये कैसा पॉइंट है बच्चों, एक्सियल पॉइंट है। तो हम एक्सियल वाला फॉर्मूला लगाएंगे पी कॉस थीटा, मतलब हम यहाँ पे पोटेंशियल एट ए 2 डाइपोल्स के कारण मान लेंगे। एक डाइपोल को हमने 2 तरीकों से तोड़ दिया, एक पी कॉस थीटा की वजह से पोटेंशियल प्लस पी साइन थीटा की वजह से पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो ए जो है वो पी कॉस थीटा के लिए क्या है, इक्वेटोरियल है। तो के पी कॉस थीटा बाई, मतलब के पी बाई आर स्क्वायर होता है ना बच्चों, लेकिन वहां पे पी की जगह क्या आएगा, ये किसका एक्सियल पॉइंट है, पी कॉस थीटा का। तो के पी की जगह यहाँ पे के पी कॉस थीटा आ गया अपॉन आर स्क्वायर प्लस, इसके लिए तो इक्वेटोरियल है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर डाइपोल के कारण पोटेंशियल 0 होता है,
तो पी साइन थीटा की वजह से पोटेंशियल जीरो रहेगा। तो आपका नेट पोटेंशियल क्या आ गया, बड़ी ही आसानी से आ गया, शॉर्ट डाइपोल के लिए है VA इज इक्वल टू KP कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना। तो बच्चों आई होप आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर होगा एट एनी पॉइंट वाला, है ना। तो बड़े सिंपल सिंपल से फॉर्मूलेस थे, इक्वेशन था। जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना था कि पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव चार्ज के पास नेगेटिव पोटेंशियल होता है ना। तो वो आई होप आप लोग याद रखेंगे और उससे क्वेश्चंस में गलती नहीं होगी आपसे, है ना बच्चों। तो ये पूरा फिर से आप लोग लिख लीजिए एक बार, स्क्रीन को पॉज कर कर इसको पूरा नोट्स बना लो अच्छे से, और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट उसमें, है ना बच्चों, नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए इसमें एक चीज मुझे और बतानी थी, ये जो डेरिवेशन मैंने किया है एट एनी पॉइंट का, अगर मान लीजिए कि आपको सीबीएसई बोर्ड में पूछता है वो, तो ये सीबीएसई बोर्ड में ये डेरिवेशन नहीं काम करेगा, नंबर्स मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको इसमें, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन अलग तरीके से दिया गया है। तो वो डेरिवेशन भी जल्दी से हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो वो ये आप इस तरीके से याद रखोगे, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे तो ऐसे ही, अगर भूल जाओ तो ऐसे ही करना है, या कोई सवाल दिया जाए इस तरीके से तो ऐसे ही सॉल्व करना है। लेकिन अगर सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाए तो केवल सीबीएसई बोर्ड के लिए जो डेरिवेशन आपको आना चाहिए वो मैं आपको अब बता रहा हूँ। मतलब यही फॉर्मूला प्रूव करेंगे शॉर्ट डाइपोल के लिए कि केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, लेकिन वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए बच्चों, आई होप आपने स्क्रीन को पॉज करके ये लिख लिया होगा। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है हेडिंग, ऑल्टरनेटिव डेरिवेशन फॉर एट एनी पॉइंट और फॉर शॉर्ट डाइपोल, है ना। तो ये याद रखेंगे, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेता है तो, हालांकि बहुत कम चांसेस होते हैं इसके पूछने के, बट हमसे कुछ छूटे ना, है ना। अगर कभी पूछ लिया जाए तो हमें आना चाहिए, ठीक है बच्चों, इसलिए मैं आपको ये करने को बोल रहा हूँ। तो देखो, हालांकि इसमें भी कोई ज्यादा वैसी चीज नहीं है, आपको बस छोटी छोटी बातों पे यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, तो आपसे डेरिवेशन बन जाएगा। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये समझो आप कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है ना, इतनी बात हमें समझ में आती है। और ये बच्चों मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से कोई भी पॉइंट ए है जो एंगल थीटा पे और इसकी दूरी आर है, यहीं पे तो चाहिए ना हमें पोटेंशियल, है ना। तो ये मैंने लिख लिया, ये एंगल थीटा बना लिया, ठीक है बच्चों। और ये मिड पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज की दूरी एल हो गई, देखो ये थोड़ा छोटे में लिख दिया है, और ये दूरी भी बच्चों कितनी हो गई, एल हो गई, है ना। अब ये एल दूरी मिड पॉइंट से और ये मिड पॉइंट से एल दूरी, ये मिड पॉइंट से जो दूरी है आर, ये हमने ए मार्क कर लिया, है ना। अब मैंने क्या किया कि पहले इस ए पॉइंट को नेगेटिव चार्ज से जोड़ लिया, देखो ये डॉटेड लाइन से जुड़ गया। फिर ए पॉइंट को मैंने पॉजिटिव चार्ज वाले पॉइंट से जोड़ दिया, उसको मैंने सी बोल दिया, नेगेटिव चार्ज वाले पॉइंट को बी बोल दिया। तो मैंने ए बी ज्वाइन कर लिया डॉटेड लाइन से, और मैंने ए सी ज्वाइन कर लिया। तो कैसे डेरिवेशन स्टार्ट करना है, सबसे पहले प्लस क्यू माइनस क्यू का अरेंजमेंट बनाना है, मिड पॉइंट देखना है, मिड पॉइंट से नेगेटिव चार्ज की दूरी एल लिखना है, मिड पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज की दूरी भी एल लिखना है, और किसी भी ए पॉइंट पर मिड पॉइंट से दूरी बनाना है आर, और उसको एंगल थीटा पे बताना है। फिर ए वाले पॉइंट से नेगेटिव चार्ज के पॉइंट बी को ज्वाइन करना है, ए वाले पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज के पॉइंट को सी को ज्वाइन करना है। तो ये ए सी हो गया, ये ए बी हो गया। अच्छा, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है सी पॉइंट, तो ये जो आपके पास एओ लाइन है, जो मिड पॉइंट से आपका आर वाली लाइन है, उस लाइन पर सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, सी पॉइंट से उस लाइन पर, एओ लाइन पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो ये जो परपेंडिकुलर आया उसका नाम एम दे दो। अभी क्यों इसका यूज ले रहे हैं हम, मैं आपको बताऊंगा। तो आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इस पॉइंट का नाम आपने एम दे दिया, जो एओ वाली लाइन पर है, सी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अच्छा, हमें इस लाइन पर, एओ की लाइन पर बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, लेकिन होगा क्या कि बी से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये लाइन तो यहीं पे खत्म हो गई एओ, तो इसको पहले एक्सटेंड कर लो। तो देखो मैंने ब्लू कलर से इसको एक्सटेंड किया हुआ है। फिर बी पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये आपने बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। तो एओ की लाइन पर जो बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया नेगेटिव चार्ज से, उस पॉइंट को आपने एन बोल दिया, और पॉजिटिव चार्ज से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है उस पॉइंट को आपने एम बोल दिया। तो पहले तो आप कंस्ट्रक्शन समझें, आई होप आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। फिर ए पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, तो वापस मेन फॉर्मूला तो आपका यही है
कि पोटेंशियल ड्यू टू एट एनी पॉइंट कैन बी रिटन एज पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज V प्लस एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज V माइनस, है ना, ये हमने लिख लिया। अब देखो प्लस चार्ज से जो दूरी है ए पॉइंट की वो AC है, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे KQ/R, मतलब KQ बाई पॉजिटिव चार्ज से दूरी AC, माइनस नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होगा तो माइनस KQ बाई ये दूरी कितनी होगी बच्चों AB, तो KQ बाई AB लिख दिया हमने। अच्छा दोनों में से KQ बाहर ले लो तो ये 1/AC बचा माइनस 1/AB बचा, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी कि कैसे लिखा गया। अब हमें पता है कि शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल मतलब ये जो R है बच्चों ये बहुत ग्रेटर देन L है, ये L से बहुत बड़ा है, तो L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। देखेंगे अभी हम L स्क्वायर कहाँ आता है और उसको कैसे नेग्लेक्ट करेंगे ना। तो अभी इसको छोड़ दो, L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। अभी तो आप इस पे फोकस करो कि जो R है ये बहुत बड़ा है L से। तो देखो ये डायग्राम एक्चुअली में ऐसा नहीं दिखाई देगा, ये डायग्राम आपको इस तरीके से दिखाई देगा कि ये दो डाइपोल्स हैं तो उनके बीच की लेंथ बहुत छोटी है, वेरी वेरी स्मॉलर देन R, और ये जो R है बच्चों ये काफी बड़ा है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, वो समझाने के लिए ऐसा डायग्राम बनाया जाता है, बट रियलिटी में ये है। तो जो आपका ये पॉइंट है AC और ये AB, तो ये AC और OA ये देखो लगभग पैरेलल होंगे बच्चों, लगभग पैरेलल। ये आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि L जो है वो वेरी वेरी स्मॉलर देन R है, तो ये R बहुत बड़ा है इस L के कंपैरिजन में, इसलिए वो लगभग आपको पैरेलल जाती हुई दिखाई देगी। मतलब ये एंगल भी थीटा दिखाई देगा, ये एंगल भी थीटा दिखाई देगा, ये बहुत पास है एक्चुअली में, क्योंकि R बहुत बड़ा है। इस बात को आप समझो अच्छे से। तो अगर ये लाइन लगभग पैरेलल है, तो अगर मैं AB, ये जो आपका डाइपोल है, अगर ये आपका AC है, तो AC के करस्पॉन्डिंग दो पैरेलल लाइंस को मुझे इक्वल बनाना है, तो दूसरी एक पैरेलल लाइन से दूसरी पैरेलल पर परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको बोल सकता हूं कि ये दोनों लाइन इक्वल है, यानी कि इसलिए मैंने क्या किया है कि AC के बराबर OA में क्या लेंथ है, तो ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है, इसमें नहीं दिख रहा है लेकिन रियलिटी ये है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो मैंने यहाँ C से परपेंडिकुलर इसलिए डाला, तो मैं ये लिख पाऊंगा कि AC इज इक्वल टू AM। वैसे AB के पैरेलल मुझे देखना है तो इससे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, तो मैं बोल सकता हूं AB इज इक्वल टू AN, है ना बच्चों, इसलिए ये किया गया है। तो इस डायग्राम में वो नजर नहीं आता है, इसलिए बच्चों को ये डेरिवेशन समझ में नहीं आता है, लेकिन रियलिटी ऐसा है, तो इसमें आप ये कर सकते हो, है ना। और दो पैरेलल लाइंस की इक्वल लाइन बनानी है तो आपको दोनों में परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। और नहीं तो आपने पहले तो वो शॉर्ट मेथड देखा ही है, वो आपको हमेशा याद रहेगी। तो देखो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि ये लगभग पैरेलल है, तो AC की लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली, ये जो आपकी AB की लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली AN के बराबर है। देखो AB की लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली AN, मैंने परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉप किया था क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो AN को क्या लिख सकते हो बच्चों, A से लेकर N तक की लेंथ को AO और ON, AO प्लस ON, तो लिख दिया मैंने AO प्लस ON। तो मेरा AB जो है वो R के टर्म्स में आ जाएगा। AO की वैल्यू कितनी है बच्चों, स्मॉल r, और ON निकाल सकते हो आप। तो ON कैसे निकालते हो, तो देखो इस वाले ट्राइंगल में आप देखो, ये जो ट्राइंगल आपने लिया है बच्चों ON निकालने के लिए, BON वाला ट्राइंगल, देखो BON, ये ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, और ये L जो है ये हाइपोटेनिस है। तो cos थीटा आप लगाओ, तो cos थीटा हो जाएगा ON बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो बेस ON अपॉन हाइपोटेनिस जो है वो L के बराबर है। तो यहाँ से ON की वैल्यू आ जाएगी L cos थीटा, L को मल्टीप्लाई कर दो तो ON की वैल्यू है L cos थीटा। तो यहाँ पे ON को L cos थीटा लिखा गया है और AO को R लिखा गया है। तो आपकी AB की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A R कितना आ जाएगा बच्चों, R प्लस L cos थीटा। फिर वैसे ही आप AC को, AC से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो AC अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, AM के बराबर। देखो ये AM के बराबर, और AM को क्या लिख सकते हो बच्चों, OA माइनस OM, मतलब OA में से OM माइनस कर दो तो बचा क्या, AM। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा गया है AO माइनस OM, है ना। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा। और AO वापिस से R है माइनस OM, तो आप ये वाला ट्राइंगल देखो OMC देखो आप, OMC में ये 90 है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनिस L और ये एंगल थीटा, तो यहाँ भी cos थीटा लगाओ आप राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा बेस दैट इज OM अपॉन हाइपोटेनिस दैट इज L।
तो ओ एम की वैल्यू आ जाएगी एल कॉस थीटा। तो यहाँ पे ओ एम की वैल्यू लिख दी एल कॉस थीटा, एओ की वैल्यू लिख दी आर। अब ये वैल्यूज आप बच्चों यहाँ पे पुट करो मेन इक्वेशन में, एसी और एबी की जो आपने निकाली है आर के टर्म्स में। तो ये हो जाएगा के क्यू ब्रैकेट में 1/r माइनस एल कॉस थीटा। देखो यहाँ पर एसी लिखना था तो ये आर माइनस एल कॉस थीटा आ गया अपॉन ए बी। तो ए बी की वैल्यू आर प्लस एल कॉस थीटा, तो वो लिख दिया। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा इधर, और इधर माइनस में माइनस आर माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा तो वैसे ही 1 से कम होता है और एल तो आर से बहुत छोटा है, तो ये वैल्यू आर स्क्वायर से बहुत छोटी होगी, तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी नेग्लेक्टेड, या एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो नेग्लेक्ट कर दो भाई, शॉर्ट डाइपोल है क्योंकि। तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, एल कॉस थीटा, तो 2l cos थीटा, तो मैंने 2l को q के साथ लिख दिया, तो k q 2l को साथ में लिख लिया इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये k q इंटू 2l क्या होता है बच्चों, डाइपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगा kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो यही फॉर्मूला मैंने अपनी आपको आसानी से बताया था, और ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेरिवेशन है इसका। तो kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर, या फिर k को अगर आप लिख लो तो p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको किताबों में मिलेगा, है ना। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि हमने ये डेरिवेशन जो है ये कैसे परफॉर्म किया है, और अगर बोर्ड में आता है, सिर्फ बोर्ड के लिए आपको याद रखना है इसको, बाकी तो कहीं पूछने वाला नहीं है ना। बाकी तो वो मैंने आपको शॉर्ट टेक्निक बताई है, उस पर स्टिक करिएगा आप लोग, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट भी क्लियर है। तो बच्चों ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये डाइपोल है, डाइपोल जो डाइपोल मोमेंट बना रहा है वो उसका डाइपोल मोमेंट P है, और एक पॉइंट A है जो डाइपोल से 37 डिग्री की एंगल पर है और r दूरी पर है, और एक पॉइंट B है जो डाइपोल के नेगेटिव डायरेक्शन से 53 डिग्री एंगल पर है और B पॉइंट है ना, और ये इक्वेटोरियल लाइन है अगर मैं डॉटेड बना लूं। तो आपसे पूछा गया है कि भाई बताइए कितना वर्क डन होगा अगर हम क्यू नॉट चार्ज को ए से बी मूव करें, मतलब क्यू नॉट चार्ज को आपको कहां से कहां ले जाना है भाई, ए टू बी, तो कितना वर्क डन होगा, है ना। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोला, कंजर्वेटिव नहीं बोला है, वर्क डन इन मूविंग चार्ज बोला है, तो कौन मूव करेगा, एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए यहाँ पर आपको वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालना बच्चों, है ना, कंजर्वेटिव नहीं निकालना। तो एक्सटर्नल वर्क डन आपको पता है क्या होता है, क्यू नॉट चार्ज को ले गए मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें माइनस साइन नहीं आता है ना, माइनस साइन तब आता है जब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन निकालते, एक्सटर्नल के लिए माइनस नहीं आता है। तो आपको ए से बी जाना है, तो फाइनल पोटेंशियल कौन से पॉइंट पे बच्चों, बी पॉइंट पे, तो वी बी माइनस इनिशियल पॉइंट जो है वो है वी ए, तो ऐसा लिख लिया। वी बी और वी ए निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। तो सबसे पहले वी ए निकाल सकते हैं बच्चों, तो किसी भी एंगल पर किसी भी पॉइंट पर हमने एट एनी पॉइंट प्रूफ किया है, तो वहां पर डाइपोल के कारण पोटेंशियल कितना होता है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे के पी, पी मतलब डाइपोल मोमेंट अपॉन मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, तो बच्चों यहाँ पे एंगल कितना है 37 डिग्री, तो ये 37 डिग्री कर दो अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद इसको जब आप सॉल्व करोगे तो cos 37 की वैल्यू आपको पता है 4/5 होती है ना, तो यहाँ पे 4/5 लिख देंगे, तो 4 kp बाई 5 आर स्क्वायर, है ना। कभी भी 37 और 53 वाला एंगल पूछा जाए तो ये स्पेशल टाइप का ट्राइंगल होता है बच्चों, जिसकी एक साइड 3 होती है, एक साइड 4 होती है और हाइपोटेन्यूज 5 होती है। उसमें जो छोटा एंगल बनता है वो 37 डिग्री होता है, और बड़ा एंगल जो बनता है वो 53 डिग्री होता है। तो cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5, है ना, ऐसे निकाल लिया करो। उसके बाद फिर आपको क्या निकालना है, ये तो हमारा वी ए आ गया, अब हमें वी बी निकालना है। अब देखो बच्चों वी बी निकालेंगे तो cos थीटा, हमेशा थीटा जो एंगल है ये हमेशा कहां से दिया जाता है भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट से, है ना, तो ये पूरा एंगल लोगे। लेकिन अगर आपको नेगेटिव डायरेक्शन से दिया है तो माइनस के साथ लिखो, और वैसे भी मैंने आपको बताया कि अगर कोई पॉइंट किसके पास है, नेगेटिव चार्ज के पास है, तो वहां पोटेंशियल नेगेटिव होता है, तो अगर ये वाला एंगल आप ले रहे हो तो माइनस साइन लगा दो, नहीं तो ये एंगल लोगे तो माइनस साइन आएगा और वही आंसर आएगा।
तो हमेशा क्लोजर टू नेगेटिव चार्ज जो वाला जो पॉइंट है वो बच्चों क्या होता है, नेगेटिव आता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको माइनस KP, और यहाँ पे कॉस थीटा की जगह यहाँ पर डायरेक्ट कॉस 53 लिखता हूँ। यहाँ से जब एंगल ले रहे हो तो माइनस साइन लगा दो, और जब पॉजिटिव से लोगे तो अपने आप माइनस आएगा, वो ये 180 माइनस 53 हो जाएगा, है ना। तो उसको माइनस कॉस 53 लिख सकते हैं। आई होप क्लियर है आपको, है ना। और अपॉन आर स्क्वायर, तो वी कितना आएगा बच्चों, कॉस 53 होता है, देखो यहाँ से 3/5, तो माइनस 3 KP/5 r²। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा कितना भाई, Q0 VB माइनस 3 KP/r² माइनस VA 4 KP/r²। तो बच्चों इन दोनों को ऐड करोगे तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना आ जाएगा आपका, माइनस 7 KP Q0/r²। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो ये हमारा बच्चों आंसर है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे इजीली। तो याद रखिएगा, नेगेटिव चार्ज के पास जो पॉइंट होता है उसमें पोटेंशियल नेगेटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज के पास जो पॉइंट होता है उसमें पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। नहीं तो आपका दूसरा आंसर आएगा अगर दोनों को पॉजिटिव लोगे और वो ऑप्शन में होगा तो गलती हो जाएगी आपसे। तो देखो बच्चों यहाँ पर 5 मिस हो गया ना, यहाँ नीचे भी 5 था, यहाँ नीचे भी 5 था, इसमें भी था, इसमें भी था, है ना। तो नीचे 5 लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ पे तो इसका आंसर है 7 KP Q0/5r²। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है, इसे हमें पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप रोटेट करते हो तो कितना वर्क डन होगा, और जब आप पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी किसी एंगल पर जब आप घुमा रहे होगे, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल चाहिए, है ना बच्चों। तो ये दोनों चीजें हमें निकालनी है और बतानी है क्या होंगी, ठीक। तो इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो देखें कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो भाई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है बच्चों, ये आपको पता है, बना लेते हैं हम लोग। तो ऐसे पैरेलल लाइन से बनाते हैं ना, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओगे आप, तो ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये मैंने बना दी। अब मान लो ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू है E, ठीक। यहाँ तक हमें समझ में आता है। उसके बाद फिर आपका डाइपोल मोमेंट जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो मान लीजिए किसी ऐसे एंगल पे रखा हुआ है, ऐसे इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। ये तो ये आपका डाइपोल है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, इस तरीके से इसके बीच की जो लेंथ है वो 2L, वो हम मान लेते हैं। और अभी मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इनिशियली ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपका कितना एंगल बना रहा है बच्चों, θ1। फिर मैंने इसको क्या किया, इस डाइपोल को ऐसे 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 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया 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 घुमाया, रोटेट कर रहा हूँ, और इसको बहुत धीरे 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 रोटेट किया जा रहा है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा वो हमें निकालना है। तो देखो इसको मैंने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज धीरे 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 रोटेट किया। तो इसको रोटेट किया कुछ एंगल तक, जैसे मान लो यहाँ पे आकर हमने इसको रोटेट कर दिया यहाँ। तो हमने इसको रोटेट किया, एंगल जो है बच्चों वो हम कहाँ से ले रहे हैं, वो एंगल हम इलेक्ट्रिक फील्ड से ही नाप रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही नाप रहे हैं। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर कि यहाँ पे बना लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पे कंजेस्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं पैरेलल लाइन खींच लूँ तो ये जो एंगल है ये बच्चों आपका θ2 है, क्योंकि यहाँ पे कंजेस्टेड हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ नीचे बना लिया ना। तो इसको ध्यान में रखना, ये एंगल यहाँ इस वाले डाइपोल को जब मैंने घुमाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना घुमाया, ये पूरा एंगल, ये θ2 है, ये मैंने नीचे बना दिया एंगल, है ना, ताकि यहाँ पे अभी बीच में डायग्राम और बनेगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने इस डाइपोल को कहां से कहां घुमाया बच्चों, रोटेट कराया, θ1 से θ2। θ1 और θ2 किसके साथ एंगल लिए गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ, है ना। तो ये डाइपोल मोमेंट P है, P। तो P मैग्नीट्यूड का डाइपोल मोमेंट θ1 से θ2 एंगल तक रोटेट किया गया एंटी क्लॉकवाइज। अब रोटेट कर रहे हैं
तो इस पे एक्सटर्नली फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहता है ना बच्चों। ये मैंने आपको टॉर्क में बता ही दिया है। तो ये वैसे आना चाहता है, लेकिन इसको अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको घुमा रहे हैं और धीरे धीरे बहुत स्लोली स्लोली ले जा रहे हैं, क्योंकि हमें बाद में इस वर्क डन से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो हमें बहुत स्लोली घुमाना पड़ेगा इसको, ताकि इसमें जो वर्क डन हो वो काइनेटिक एनर्जी में नहीं जाए, पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाए, है ना। तो इस तरीके से हम निकाल रहे हैं। तो वी आर रोटेटिंग द डाइपोल वेरी स्लोली स्लोली। अब यहाँ पे देखो बच्चों, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का एक्सटर्नल टॉर्क जो हम लगा रहे हैं, वो जो इस पे टॉर्क लग रहा होगा उसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही रखना पड़ेगा, तभी हम स्लोली स्लोली इसको ले जाएंगे। और अब यहाँ पे टॉर्क देखो आप, टॉर्क आपने पढ़ा है बच्चों, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला वो हमने निकाला है, कैलकुलेट किया है, डेरिवेशन किया है। तो टॉर्क ऑन अ डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म वो होता है बच्चों पीई साइन थीटा, है ना, ये तो हमें पता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो हम ऐसे अपोजिट लगा रहे हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है बच्चों वो टॉर्क के बराबर ही होगा जो उस पे लग रहा है, क्योंकि हम इसको स्लोली स्लोली ले जा रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड वाइज जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो पीई साइन थीटा ही होगा, पीई साइन थीटा, किसी भी एंगल थीटा पर, है ना बच्चों। अब आप खुद ही से सोचिए, जो पी साइन थीटा है तो साइन थीटा, अब अगर इसका थीटा वेरी करेगा, थीटा 1 टू थीटा 2, तो ये टॉर्क भी वेरी करेगा, यानी ये वेरिएबल टॉर्क है। कैसा टॉर्क है बच्चों, आपको भी अपना टॉर्क चेंज करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट को अपना टॉर्क चेंज करना पड़ेगा, जैसे जैसे इसका टॉर्क चेंज होगा तभी उसको स्लोली स्लोली ले जाएगा। तो ये वेरिएबल टॉर्क है। और वेरिएबल टॉर्क में वर्क डन कैसे निकालते हैं भाई, तो वेरिएबल टॉर्क में वर्क डन निकालने का तरीका है एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल टॉर्क डॉट डी थीटा, है ना, एक्सटर्नल टॉर्क डॉट डी थीटा। उसका क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल टॉर्क है। अगर कांस्टेंट टॉर्क होता तो टॉर्क इनटू थीटा कर देते हैं ना। तो इसका मतलब हर जगह पे टॉर्क बदल रहा है, तो आपको छोटा छोटा स्मॉल थीटा थीटा का वर्क डन निकालना पड़ेगा। यानी कि आपको करना क्या है कि यहाँ पर किसी भी थीटा एंगल पर जाके, जब आपका किसी भी थीटा एंगल पे आप जाओगे और थीटा एंगल पर जाकर छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डी थीटा करेंगे, थीटा पे जाकर छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा करेंगे, तो जो इसमें छोटा सा वर्क डन होगा डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, वो निकाल के ऐसे डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा के इन्फिनाइट वर्क डन को जोड़ोगे, थीटा 1 से थीटा 2, तो आपको टोटल वर्क डन मिलेगा। इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेशन। और थीटा पे जाके डी थीटा इतना छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कि वहां पे आप टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट मान सकते हो, दैट इज पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, ये जो टॉर्क आप लगा रहे हो एक्सटर्नल, वो भी एंटी क्लॉकवाइज लगा रहे हो, और जो आपका थीटा है वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोनों की डायरेक्शन कहाँ है बच्चों, ऊपर की तरफ। ये तो एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। अगर आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो जो आपका एक्सियल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन उससे परपेंडिकुलर राइट हैंड थंब रूल से लगाएगा, तो ये ऊपर की तरफ है। तो थीटा भी ऊपर की तरफ है और टॉर्क भी ऊपर की तरफ है, एक्सटर्नल टॉर्क। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क का मैग्नीट्यूड इनटू डी थीटा इनटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल, वो अलग थीटा है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और टॉर्क वेक्टर के बीच का एंगल है, तो वो दोनों ही ऊपर हैं, तो cos 0 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क कितना आ जाएगा, एक्सटर्नल टॉर्क का बच्चों लगा दो फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड हमें पता ही है, वो पी साइन थीटा के बराबर है और यहाँ पे डी थीटा है। अब आप देखो, इसको रोटेट करते समय ना पी चेंज हुआ ना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ, दोनों ही कांस्टेंट है ना। तो पी कहाँ आ जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा डी थीटा। अच्छा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, थीटा की लिमिट कहाँ से, हमने इसको रोटेट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल थीटा 1 से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जब एंगल थीटा 2 बन रहा था, तो एंगल थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम पी, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, अंदर कॉस थीटा लिख लिया, माइनस कॉस थीटा आएगा लेकिन कॉस थीटा को मैंने बाहर ले लिया, और ये थीटा 1 टू थीटा 2, तो विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस पी, पहले अपर लिमिट cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1।
अब माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू पीई, माइनस साइन को मैं अंदर ले जा रहा हूँ ना बच्चों, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो देखो ये आया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। और अगर आपसे कंजर्वेटिव फोर्स का पूछे तो इसका नेगेटिव टाइम्स हो जाएगा, तो फिर थीटा 2 माइनस थीटा 1 आएगा, है ना। तो वैसे आप निकाल सकते हो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका आंसर आया बच्चों पीई कॉस थीटा 1, थीटा 1 से थीटा 2, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो आई होप आपको क्लियर है कि वर्क डन कैसे निकाला जाता है जब आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर रहे हो, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। अब इसी से हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, मतलब जब आप इसको रोटेट कर रहे हो वर्क डन को, और जब इसको छोड़ोगे तो ये वापिस आ जाएगा, यानी अगर वापिस आएगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से, तो जो आपने रोटेट किया था, एक्सटर्नल ने वर्क डन किया है, ये वर्क डन इसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है, जो वर्क डन किया गया है एक्सटर्नल फोर्स से, वही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। लेकिन बच्चों फिर से ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, और हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से पोटेंशियल एनर्जी पे आना है तो हमें एक जगह पर रेफरेंस मानना पड़ता है, मतलब एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट को रेफरेंस मानकर वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लेनी पड़ती है बच्चों, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो माननी पड़ती है ना। ये सब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, वो यहाँ भी अप्लाई होगा। इसलिए अब देखो पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कैसे करेंगे देखिए बच्चों यहाँ पर, तो हमारा ये वर्क डन आ गया। अब वर्क डन आप जानते हो, एक्सटर्नल वर्क डन को अगर पोटेंशियल एनर्जी में लिखना है तो आप उसको कैसे लिखेंगे भाई, एक्सटर्नल वर्क डन कैन बी रिटन एज, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में लिखेंगे तो ये डेल्टा यू के बराबर होता है, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे जब आप इसको थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कर गए तो फाइनल एंगल जो है वो आपका बच्चों थीटा 2 है, और इनिशियल एंगल जो है वो थीटा 1 है। तो आप बोल सकते हो कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 2 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 1, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, which is equals to work done by external force which will become PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, है ना। ये आपने लिख लिया, एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर है ना ये, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। अब बात आती है रेफरेंस लेवल मानने का, तो हम कहाँ रेफरेंस माने, तो याद करो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को अगर आप रखोगे तो डाइपोल के कारण पोटेंशियल बच्चों कहाँ पे जीरो होता है, डाइपोल पे पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होता है, तो याद है इक्वेटोरियल पॉइंट पे जीरो हो जाता था। तो अगर हम उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे या परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम क्या लें, आपका रेफरेंस मान लें, तो वहां पर हम पोटेंशियल को क्या मान सकते हैं बच्चों, जीरो। तो वहां पे हम रेफरेंस ले लेते हैं। तो रेफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, और ये डाइपोल है, ये डाइपोल है। तो ये डाइपोल हो गया आपका कितना भाई, पी डाइपोल मोमेंट, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये। तो इन दोनों के बीच का एंगल अभी 90 डिग्री है। तो ये जब पोजीशन है डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर है, तो हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो है इसको रेफरेंस मान सकते हैं। ये आपका रेफरेंस लेवल हो गया, रेफरेंस लेवल, है ना बच्चों, रेफरेंस लेवल हो गया, मतलब U एट 90 डिग्री, जब इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल 90 डिग्री पर होगा तो उसको हम क्या मानेंगे, पोटेंशियल एट 90 डिग्री, व्हेन डाइपोल मोमेंट बिकम्स 90 डिग्री, तो उसका पोटेंशियल को हम जीरो मान लेंगे। तो ये हमने बच्चों क्या मान लिया है, रेफरेंस लेवल मान लिया इसको, ठीक है। तो अब किसी भी एंगल पर डाइपोल मोमेंट है, मान लो वो एंगल थीटा है, तो बच्चों डाइपोल मोमेंट जो है थीटा एंगल पर, तो वहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा कितना होगा ये निकालना है हमें। अगर हमने इसको रेफरेंस माना है तो पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा आ गया। तो अब यहाँ पे थीटा 1 की जगह आप सोचो, आप ऐसे सोचो कि अब आप डाइपोल को जो रोटेट कर रहे हो वो थीटा से लेकर 90 डिग्री तक कर रहे हो, मतलब थीटा 1 आपका थीटा के बराबर हो गया और थीटा 2 आपका 90 डिग्री हो गया। तो थीटा पर आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन में अप्लाई कर दो तो फॉर्मूला आसान हो जाएगा। तो हमने क्या बोल दिया भाई कि आपका जो थीटा 1 है बच्चों,
वो हम मान लेते हैं थीटा के बराबर है, और थीटा 2 बच्चों वो है 90 के बराबर, है ना। और 90 डिग्री पे u 90 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं हम, रेफरेंस लेवल माना है क्योंकि। तो ये हो जाएगा u पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा इज इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा 1। तो थीटा 1 की जगह यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 2 मतलब कॉस 90 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करो आप, तो ये u90 तो कितना माना है, रेफरेंस लेवल मान लिया, तो इसको हमने 0 पुट कर दिया, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा इज इक्वल्स टू पीई। बच्चों यहाँ पर cos 90 0 हो जाता है, तो ये पीई cos थीटा हो गया, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये माइनस बचेगा, माइनस को उधर ले जाओ, तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा ड्यू टू डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो आ जाएगा बच्चों माइनस पीई कॉस थीटा, पी कॉस थीटा माइनस पी कॉस थीटा। तो किसी भी एंगल थीटा पर डाइपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो बच्चों कितना होता है, माइनस पी कॉस थीटा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, तो याद रखिएगा आप हम लोग हमेशा के लिए। लेकिन हमेशा ये भी याद रखना है कि ये पोटेंशियल एनर्जी तब है जब आपने डाइपोल के 90 डिग्री पर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल 90 डिग्री पे था, तब आपने उसको रेफरेंस माना, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 माना, तब जाकर ये थीटा किसी थीटा एंगल पर ये पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी माइनस पी कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू बदल दूंगा 0 से, तो फिर ये वैल्यू नहीं मिलेगी, फिर आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो बच्चों कि यहाँ पर P वेक्टर क्वांटिटी है, E भी वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है cos थीटा के साथ वो एक स्केलर दे रहा है, तो P cos थीटा तो डॉट प्रोडक्ट हुआ। ऐसा कब होता है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट हो cos के साथ और वो स्केलर क्वांटिटी दे रहा हो, है ना, मैग्नीट्यूड दे रहा हो, डायरेक्शन नहीं दे रहा हो, तो स्केलर प्रोडक्ट होता है ना बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। यानी कि आप P और E को डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा ड्यू टू डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, है ना बच्चों। तो इसको आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपका पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा या पोटेंशियल एनर्जी एट एनी किसी भी एंगल पर कितना होता है, माइनस पी डॉट ई, पी डॉट ई, है ना बच्चों। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया डाइपोल का, और वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल भी हो गया, है ना। तो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। तो देखिए बच्चों, अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी और डाइपोल की और वर्क डन इन रोटेटिंग या डाइपोल, वो दोनों हमने निकाला है। अब देखिए क्या होता है कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं तो उससे कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, और ये कुछ चीजें रिलेट करेगा पहले से, है ना, जो मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के समय बताई थी। यहाँ से कुछ चीजें सामने आएंगी, तो खैर उसको अपन देख लेते हैं जल्दी से। तो आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी में स्पेशल केसेस क्या है। तो जो आपका भाई पोटेंशियल एनर्जी का मेन फॉर्मूला है ड्यू टू डाइपोल, वो है माइनस पी ई कॉस थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, या माइनस पी डॉट ई, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, है ना, ये तो आपको पता ही है बच्चों। अब जैसे स्पेशल केस बोले हैं, तो सबसे पहला केस अगर मैं आपसे बोलूं कि थीटा लेट सपोज 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है भाई और आपका डाइपोल मोमेंट भी ऐसा है, तो क्या होगा इस केस में। इस केस में जो थीटा है वो 0 डिग्री है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों वो हो जाएगी आपकी माइनस पीई और कॉस 0। तो कॉस 0 क्या होता है बच्चों, तो माइनस पीई कॉस 0 होता है 1, तो माइनस पीई आया बच्चों। ये माइनस पी है, ये आप देखना अभी और भी केसेस करेंगे कि ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, यानी 0 डिग्री पर आप मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन करते हो। इसलिए याद करो, ये मिनिमम आना भी चाहिए था, क्योंकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे ही स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और अगर आपको याद हो तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था, अगर टॉर्क वाला आपको बेसिकली लेक्चर देखा है आपने तो याद होगा कि वहां पे जब हमने स्पेशल केस किए थे तो वहां पे 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट था, इक्विलिब्रियम पे होता था डाइपोल, और वो स्टेबल इक्विलिब्रियम था क्योंकि जैसे ही रोटेट करोगे तो वापस आ जाता था। तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे होता है ऐसा, और यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि डाइपोल की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 डिग्री पे ही है जब दोनों का सेम डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पे सेकंड केस की बात करें
तो आपका अगर थीटा बच्चों 90 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल है, तो इनके बीच का 90, तो 90 पे तो हमने डिफाइन ही किया था कि cos 90 जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल कितना होता है बच्चों, जीरो। 90 डिग्री पर तो हमने रेफरेंस लेवल ही मान लिया था, तो ऑब्वियस सी बात है उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आया है, तो 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी जो है डाइपोल की वो जीरो ही होगी, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर थीटा इक्वल्स टू अगर आप 180 डिग्री पे चेक करें तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और मान लो डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, तो 180 डिग्री पर है, दोनों एंटी पैरेलल हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा तो cos 180 होता है बच्चों -1, है ना, तो माइनस पीई cos 180, तो cos 180 की वैल्यू जो होती है बच्चों माइनस पीई -1, तो U पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा बच्चों वो पीई होगा। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और ये बात फिर उसी बात को प्रूफ कर रहा है, मैंने आपको बताया था जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिलती है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, इस पे मैक्सिमम होती है, और 90 पे रेफरेंस माना था तो 90 डिग्री पर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जीरो ली जाएगी, है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये केसेस भी समझ में आए होंगे, और जो हमने पहले पॉइंट्स लिखे थे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, अनस्टेबल पर मैक्सिमम होती है, वो सारे पॉइंट्स आपको अब समझ में आ रहे होंगे ना, याद आ रहा होगा इस तरीके से होता है ना। हालांकि वर्क एनर्जी पावर में 11th में तो आपने पढ़ा ही होगा ये सब। खैर यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी ये चीज प्रूफ कर दी डाइपोल के लिए। तो आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों कि कैसे डिफाइन की जाती है पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल कैसे निकाला जाता है।